हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 4 संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्वाइन होना, मिलना। तो संधि शब्द का अर्थ क्या है? मेल। तो जब एक शब्द के अंतिम ध्वनि उसके पास के दूसरे शब्द की पहली ध्वनि से मिलती है तो उस मेल से जो ध्वनि में बदलाव आता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे दीप प्लस अवली, तो दीप में आखिरी ध्वनि है अ और अवली में पहली ध्वनि है अ, तो ये दोनों अ मिल करके आ बन गया। तो शब्द बन गया विद्या, तो शब्द बन गया दीपावली। इसी तरह से विद्या प्लस आलय में विद्या का आ प्लस आलय का आ मिल करके आ बन गया, तो शब्द बन गया विद्यालय। तो इस तरह से पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि को मिलने से जो बदलाव उत्पन्न हो जाता है उसको हम संधि कहते हैं। तो इससे क्या होता है, भाषा में संक्षिप्तता आ जाती है, मतलब छोटे हो जाती है भाषा। तो कभी कभी जब हम प्रवाह में बोलते हैं तो ध्वनियाँ इतनी पास पास आ जाती हैं कि वो अलग अलग सुनाई न देकर एक दूसरी ध्वनि का रूप धारण कर लेती हैं और इस तरह से संधि के प्रयोग से नए शब्द का निर्माण हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि संधि और संयोग में विभिन्नता क्या अलग चीज़ होती है। तो यहाँ ये बात ध्यान देने की है बच्चों कि संधि और संयोग में बहुत विभिन्नता है, बहुत अलग अलग चीज़ें दोनों। आपसी मेल के कारण वर्णों के स्वरूप में जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ संधि होती है, और जहाँ ऐसा परिवर्तन नहीं होता बल्कि केवल वर्णों का मेल होता है वहाँ संयोग होता है। जैसे सत प्लस मार्ग, तो सन्मार्ग। तो यहाँ पर आपने देखा कि त और म के मिलने से न बन गया, तो इसलिए यहाँ पर संधि है। लेकिन सत प्लस कर्म, तो सत्क्रम। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, किसी भी प्रकार का वर्णिक परिवर्तन नहीं हुआ, कोई वर्ण नहीं बदला, त भी है और क भी है, तो इसलिए इसको हम संयोग बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आया संधि और संयोग में क्या अंतर है। संधि जब दो वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण बन जाता है, नई मात्रा, नया स्वर बन जाता है, और संयोग में नया वर्ण नहीं बनता, उन्हीं दोनों वर्णों का आपस में जोड़ हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना, अलग करना, सेपरेशन। तो इस तरह से बच्चों जब आपको पता है कि दो वर्णों के मिलने से बने शब्द, जब हम दो वर्णों के मिलने से बने शब्द को अलग अलग करते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महर्षि एक शब्द है, तो हम यहाँ पर महान प्लस ऋषि अलग अलग शब्दों में उसको विभाजित कर दिया, तो इसको हम संधि विच्छेद बोलेंगे। इसी तरह से हिमालय प्लस हिम, तो यहाँ पर हिमालय शब्द क्या हो गया, हिम प्लस आलय, तो हिमालय। इस तरह से यहाँ पर संधि विच्छेद होता है। अब हम संधि के भेद पढ़ते हैं। संधि के 3 तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में अगर हम पढ़ें तो दो स्वरों के आपस में मिलने से जो वर्ण में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। अब ये मेल अलग अलग तरीके से होता है। इस आधार पर स्वर संधि के 5 उपभेद हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब अ आ ई उ के साथ यही सेम वर्ण मिल जाते हैं तो इनका रूप बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है, तो इसलिए इसको हम दीर्घ संधि बोलते हैं। जैसे कि मत प्लस अनुसार, अ और अ मिला तो मतानुसार, आ में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से वेद प्लस अंत, अ प्लस अंग मिलके आ, वेदांत हो गया। अब इसी तरह से ई की मात्रा का देखते हैं, गिरी, छोटी ई प्लस छोटे ई, बड़ी ई, तो गिरीन्द्र शब्द में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से अति में छोटी ई है और इव में छोटी ई है, तो मिलकर के ये अतीव, बड़ी ई में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से सु में छोटा ऊ है और उक्ति में छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ होकर के सूक्ति बन गया। अनु में छोटा ऊ और उदित में छोटा ऊ ऐड होकर के बड़ा ऊ, दीर्घ मात्रा बन गई, तो बड़े ऊ की मात्रा होके
अनुदित शब्द बन गया। तो इस तरह से छोटे स्वर की जब उसी स्वर से मेल होता है तो दीर्घ मात्रा बन जाती है, बड़ा स्वर बन जाता है, इसलिए उसको हम दीर्घ संधि बोलते हैं। इसके बाद है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, अलग अलग स्वरों का मेल होता है। जैसे आ का मेल ई उ या री के स्वर से हो जाएगा, तो ये ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देव में अ है और इंद्र में छोटा ई, तो मिलकर के ए हो गया, तो देवेंद्र बन गया। इसी तरह से परम में अ और ईश्वर में बड़ा ई, तो मिलकर के ए ऐड हो गया, परमेश्वर बन गया। इसी तरह से राजा में आ और इंद्र में ई, तो आ और ई मिलकर के ए बन गया, तो राजेंद्र। इसी तरह से आ और बड़ी ई मिलकर के ए होकर के लंका प्लस ईश लंकेश बन गया। इसी तरह से अ और उ मिलकर के ओ में परिवर्तित हो गया, आ और उ बड़ा उ मिलकर के औ में परिवर्तित हो गया, अ और बड़ा उ मिलकर के भी ओ में, और अ और री मिलकर के अर में परिवर्तित हो गया। जैसे राज प्लस ऋषि, अ प्लस री मिलकर के अर, राजर्षि। देव, अ प्लस री मिलकर के देवर्षि। इस तरह से उस शब्दों में बदलाव आ जाता है। इस तरह से महा में आ और उपदेश में छोटा उ, तो आ प्लस उ मिलकर के ओ में परिवर्तित हो गया और शब्द बन गया महोपदेश। इसी तरह से वर्षा प्लस ऋतु, आ प्लस री, वर्ष ऋतु। इस तरह से शब्दों में बदलाव आ जाता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, जब अ आ का मेल ए से होने पर होता है तो बड़ा ए बन जाता है, और अ आ का मेल ओ या औ से होता है तो औ बन जाता है। तो उसे हम वृद्धि संधि में अ आ का मेल होने पर ए से मेल होने पर बड़ा ए हो जाता है। जैसे कि अ प्लस ए हो गया, एक प्लस एक, तो क का आ और एक का ए मिलकर के आई में परिवर्तित हो गया, तो शब्द बन गया एकैक। इसी तरह से घृत का अ और ओदन का ओ मिलकर के बन गया शब्द घृतौदन, औ में परिवर्तित हो गया। अ और बड़ा ए, जैसे लोक का अ और ऐश्वर्य का ए मिलकर के लोक का ऐश्वर्य, बड़ा ए बन गया। इस तरह से यहाँ पर शब्दों में बदलाव हो जाते हैं। अ प्लस औ मिलकर के औ में परिवर्तित, जैसे वीर प्लस औदार्य, वीरोदार्य। आ और ए मिलकर के आई हो जाता है, जैसे सदा प्लस एव, तो सदैव हो गया। इसी तरह से महा प्लस औषधि, आ प्लस ओ मिलकर के औ में परिवर्तित हो गया, महौषधि। इस तरह से शब्दों में परिवर्तन होता है। इसके बाद बच्चों आ प्लस ए मिलकर के आई, जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। महा प्लस औत्सुक्य, महोत्सुक्य। इस तरह से शब्दों में संधि होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं यण संधि। तो यण संधि क्या होता है, अलग अलग स्वरों के मिलने से बनती है। जैसे ई और बड़ी ई का परिवर्तन य में, और छोटे ऊ और बड़े ऊ का परिवर्तन व तथा री का परिवर्तन र में होता है। जैसे कि ई प्लस अ, तो य हो गया। अति प्लस अधिक, तो अत्यधिक। देवी प्लस आगमन, ई प्लस आ, देव्यागमन, या पे परिवर्तित। इति, ई प्लस आ मिलकर के या, ई प्लस उ मिलकर के यू। इसी तरह से सु, उ प्लस अ मिलकर के व, और अनु, उ प्लस अ मिलकर के व में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये बदलाव होते हैं। इसके बाद अगला होता है छोटा ऊ और ए मिलकर के वे, और री और उ मिलकर के रू। जैसे मातृ प्लस अनुमति, मातृनुमति। इसी तरह से पितृ प्लस आज्ञा, पितराज्ञा में परिवर्तन होता है। इसके बाद बच्चों हम अगला पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में ए और बड़ा ए, ओ और औ के मिलने से दूसरे अलग अलग अक्षर स्वर हो जाते हैं। जैसे आय हो जाता है, और बड़े ए से आय, और ओ से अव, और औ से आव में बदलाव हो जाता है। जैसे छोटा ए और छोटा ए मिलकर के अय, शे प्लस अयन, तो शयन। भो, ओ प्लस अ, भवन, व में परिवर्तन हो गया, आव। औ प्लस ई मिलकर के अवी में, जैसे पौ प्लस इत्र, तो पवित्र।
इसी तरह आई प्लस अ मिल करके आए, गई प्लस अन गायन, नए प्लस अक नायक। इस तरह से शब्दों में परिवर्तन होते हैं। इसके बाद अगला होता है बच्चों व्यंजन संधि। तो स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर, और व्यंजन और व्यंजन का मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के अपने कुछ नियम होते हैं, जैसे यदि क च त ट प का मेल इन्हीं के वर्ग के तीसरे वर्ण से, जैसे ग घ ज झ ड ढ द भ ब भ म र ल व, अथवा किसी भी स्वर से हो जाए तो इनके रूप में ये परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे क का ग में, च का जा में, ट का डा में, त का दा में और प का ब में। जैसे दिक प्लस गज तो दिग्गज, का और ग मिलके आधा ग ऐड हो गया। इसी तरह से दिक प्लस अंबर तो दिगंबर, ग में परिवर्तन हो गया। अच प्लस अंत अजंत तो च और आ मिल करके ज में। उत प्लस घाटन तो त और घ मिल करके द में, उद्घाटन। इस तरह से शब्दों में बदलाव होते हैं। यदि क च ट त प का मेल म या न से हो जाए तो अंगा, इया, ण, न और म में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वाक प्लस मय, क का म से मेल हो गया तो अंगा में तो वांग्मय। इसी तरह त का म से होगा तो चिन्मय, न में। षट प्लस मास, ट का अणा में क्षणमास। जगत प्लस नाथ, त का न से तो जगन्नाथ, न में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। इसके बाद बच्चों त संबंधी कुछ अलग नियम होते हैं। जैसे त को च में जोड़ते हैं तो अच हो जाता है। जैसे सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, त प्लस छ तो आधा च और छ, जगत प्लस छाया जगत छाया तो आधा च ऐड हो गया। इसी तरह से त और ज जब मिलता है तो ज ऐड हो जाता है। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, बृहत प्लस टीका बृहट टीका। तो इसी तरह से त में ड मिलता है तो ड, और त में श मिलता है तो च में। जैसे उत प्लस डयन उड्डयन, ड में परिवर्तन हो गया। और इसी तरह से उत प्लस छवास तो उच्छ्वास, च में परिवर्तन। इसी तरह से त प्लस ह मिल करके दध उद्धार, उत प्लस हार उद्धार। त प्लस अ मिल करके द बन जाता है। जैसे तत् प्लस अनुसार तो त और अ मिल करके द हो गया, तद अनुसार इसको हम बोलेंगे। इसी तरह से त प्लस आ मिल करके दा, जैसे सत प्लस आचार सदाचार। त और ध मिल करके द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सत प्लस धन तो त और ध मिल करके द में बदलाव हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर त के बदलाव होते हैं। इसके बाद छ के कुछ अलग नियम हैं। छ का मेल यदि अ से होता है तो आधा च छ, जैसे वी प्लस छेद तो अ प्लस छ मिला तो विच्छेद। उ प्लस छ मिलता है, जैसे अनु प्लस छ, उ प्लस छ मिला तो अनुच्छेद, आधा च और छ हो जाता है। इसी तरह से ई प्लस छ होता है तो अच्छ, और आ प्लस छ होता है तो अच्छ। जैसे परि प्लस छेद परिच्छेद, और आ प्लस छादन आच्छादन। इसी तरह से माँ के कुछ अलग नियम हैं। माँ क से मिलता है तो अंगा, जैसे सम प्लस कल्प संकल्प। म ग से मिलता है तो अंगा, जैसे सम प्लस गति तो संगति। म को त से मिलता है तो न में परिवर्तन होता है, जैसे सम प्लस तोष संतोष। म ब से ऐड होता है तो बिंदी लग जाती है, संबंध तो सम के ऊपर बिंदी लग गई। इसी तरह से सम प्लस चय संचय, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। तो इसका जब म का संयोग होता है इन अक्षरों से क ग त ब च प भ से, तो वो अनुस्वार यानी कि अंक की बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बात याद रखने की है, यदि म का मेल म से होगा तो म में बदलाव नहीं होगा। जैसे सम प्लस मान तो सम्मान, सम प्लस मति संपत्ति। तो इस तरह से हमें याद रखना है। इसके बाद कुछ स संबंधित नियम है। यदि स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो स का श हो जाता है। जैसे ई प्लस स श, वी ई प्लस साद विषाद, उ प्लस श हो जाता है। जैसे सु प्लस समा सुषमा। इस तरह से बदलाव होता है। न में यदि री र या श के बाद अगला शब्द में न हो
तो वह ण हो जाता है। जैसे राम प्लस आयन तो रामायण, न की जगह पर ण। भूष प्लस अन भूषण, न की जगह पर ण। परि प्लस नाम तो परिणाम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि री र या श के बाद, तो यहाँ पर री के बाद न है, तो यहाँ पर रामायण भूषण परिणाम, इस तरह से शब्दों में बदलाव होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला होता है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मल से विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम कुछ विसर्ग संबंधित संधि से संबंधित नियम पढ़ेंगे। जैसे विसर्ग का ओ में कब बदलाव होता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसका मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। जैसे कि मनः प्लस हर तो मनोहर, अह और ह मिलकर के ओ की आवाज़ निकल गई मनोहर। तमह अह प्लस उ मिलकर के तमोगुण। इसी तरह से वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। मनः प्लस रथ तो मनोरथ। विसर्ग का र में परिवर्तन हम देखते हैं कब होता है। जब विसर्ग से पहले आ से अलग स्वर हो तो विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण या य र ल व ह से हो तो विसर्ग र में चेंज हो जाता है। जैसे कि नी प्लस धन, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले ई है और ध है, तो यहाँ पर शब्द बन गया निर्धन, तो यहाँ र परिवर्तित हो गया। इसी तरह से दु प्लस जन तो ऊ से विसर्ग से पहले ऊ और ज ऐड हुआ तो दुर्जन, र में बदलाव हो गया। इसी तरह से बही प्लस मुख, विसर्ग से पहले छोटी की और ऊ ऐड होकर बहिर्मुख, र ऐड हो गया। इस तरह से विसर्ग का र में परिवर्तन होता है। इसके बाद विसर्ग का श में कब परिवर्तन होता है। विसर्ग का श में यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग का मेल च, छ या श से हो जाए तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे नी प्लस चिंत तो निश्चिंत, श में परिवर्तन हो गया। दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र, दुह प्लस शासन दुशासन, नि प्लस चित निश्चित। इस तरह से विसर्ग का श में बदलाव होता है। इसके बाद विसर्ग का श में परिवर्तन कब होता है। यदि विसर्ग से पहले ई उ हो या विसर्ग का मेल उसके अलावा क ख ट ठ प या फ से हो जाए तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे निह प्लस काम तो निष्काम, निह प्लस फल निष्फल, दुह प्लस प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति, निह प्लस कलंक निष्कलंक, इस तरह से। इसके बाद विसर्ग का स में परिवर्तन होता है यदि विसर्ग का मेल त थ स से हो जाए। जैसे नी प्लस त तो विसर्ग त से मेल हो गया तो निस्तेज, स में परिवर्तन हो गया। विसर्ग कब हट जाता है। यदि विसर्ग का मेल र से हो जाए तो विसर्ग हट जाता है। जैसे नी प्लस रस तो नीरस, यहाँ पर स्वर दीर्घ हो जाता है। नी प्लस रज नीरज, इस तरह से स्वर में बदलाव होता है। इसके बाद विसर्ग का परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क या प हो तो विसर्ग का रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अधः प्लस पतन अधः पतन, या प्रातः प्लस काल तो प्रातः काल, तो इस तरह से वो विसर्ग का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि दो वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर के मिलने से होने वाले बदलाव को हम स्वर संधि कहते हैं। और किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो बदलाव होता है उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। और विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो भी बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तथा स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के नियम केवल संस्कृत शब्दों पर ही लागू होते हैं। तो बच्चों ये था संधि के बारे में। बहुत सारी बातें आपने इस लेसन में समझी, आशा है आपको समझ में आई होंगी।